होने वाली है। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो आते हैं अपने पिछले क्लास के टॉपिक पर। पोल में आप लोग आंसर कर ही रहे हो, पोल के रिपोर्ट में दिखाई रहा था, सभी लोग का आंसर आ रहा है, तो ट्राई करते रहिएगा, इसी तरीके से सभी लोग आंसर करते रहे। ठीक है, आज सबसे पहले देखते हैं पिछले क्लास में क्या सीखा था। दो चीज हमने पढ़ा था, पहला तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, कि कौन कौन सी संख्या परिमेय होते हैं, कौन से अपरिमेय होते हैं, पहचानते कैसे हैं। तो डेफिनेशन तो हमने कई बार सीख रखा है परिमेय और अपरिमेय संख्या का। मैं पहचानने का तरीका आपको बताता हूँ सिंपली। आपको अगर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मैं बता रहा हूँ। वर्गमूल वाले नंबर, जैसे मैं पूछूं कि वर्गमूल x, सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, आप क्या बोलोगे या नहीं बता सकते? परिमेय अपरिमेय या नहीं बता सकते? देखो, रूट एक्स को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहोगे सर रूट एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर सिंपली सोचो, इसको हटाइए, ये सर फोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक्स के बारे में पूछूं ना, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्स धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आप कहोगे सर एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 8 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू -5 होगा तो नेगेटिव होगा, और एक्स का वैल्यू 0 होगा तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होगा। तो हम एक्स को देखकर तो कुछ नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, एक्स तो वेरिएबल है, चर है, तो चर को देख के कुछ नहीं बता सकते। हाँ, तो उसी तरीके से जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बता सकते, सिमिलरली एक्स को देखकर या रूट एक्स को देखकर हम कुछ नहीं बता सकते। डिपेंड करेगा कि एक्स क्या है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दू √7, तो हमें दिख रहा है 7 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे कि √7 जो है ये अपरिमेय संख्या है। चलो, अपरिमेय के लिए ना मैं ए लिखूंगा और परिमेय के लिए मैं पी लिखूंगा। तो इसका मतलब आप कहोगे सर √7 कैसा है, अपरिमेय है, ए लिख दिया। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पर √7 के जगह पर मैं √9 लिख देता, तो वहां पर बोलोगे सर 9 जो है, 9 जो नंबर है वर्गमूल के अंदर, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब 3 गुना 3 9 हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या है 9। तो आप कहोगे सर ऐसे केस में √9 जो होगा वो 3 बन जाएगा, और ये 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना कि √x वाला तो दोनों ही चीज हो सकता है, परिमेय भी या परिमेय भी। ठीक है, तो दोनों ही चीज हो सकता है, डिपेंड करेगा कि x कैसा है। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसके बाद एक चीज और बताया था जो इंपॉर्टेंट है, अगर कभी ऐसा कुछ फॉर्मेट में आ जाए, a+b के रूप में आ जाए, या फिर a-b के रूप में आ जाए, या √a × b के रूप में आ जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ये बस देखकर हमें क्या लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें देखने में अपरिमेय लगता है, होता परिमेय, देखने में परिमेय लगता है, होता अपरिमेय। ठीक है, तो देखने में आपको क्या लग रहा है उसको मत जान, आपको क्या करना है, वर्गमूल के अंदर जो भी चीजें हैं इसको पहले सॉल्व करना है। अगर जोड़ना है, जोड़ लिखा हुआ है तो ऐड करिएगा, घटाव लिखा है तो घटाइएगा, पहले अंदर वाले क्वांटिटी को सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर बताओगे। उदाहरण के तौर पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ऐसा किया था लास्ट क्लास में, अगर मैं लिखा है 25 + 9, मुझे बताइए संख्या कैसा है, परिमेय की अपरिमेय, पी या ए, पी या ए लिख दो। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ऐसा देख के क्या पता चल रहा है, उससे मतलब नहीं, हम इसको जोड़ कर देखेंगे, तो अंदर वाले को जोड़ेंगे। 25 और 9 को जोड़ा तो 25 और 9 कितना होगा, 25 और 9 कितना होगा, 34 बन जाएगा। अब 34 कैसा है, पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय के लिए ए लिख दो, एक सेकंड शायद स्क्रीन रुकी है, तो आप कहोगे सर अपरिमेय संख्या इसलिए ए लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अगर मैं वही लिख देता यहाँ पर एक और नंबर इस तरीके से, 70 + 11, इसको क्या बोलोगे, 70 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 81। अब 81 कैसा है, 9 का पूर्ण वर्ग, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 मिल जाता है, तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये देखना है आपको। ठीक है, जोड़ कर देख लेना, घटा कर देख लेना, गुना करके देख लेना। ठीक है, अगर वर्गमूल सॉल्व हो रहा है तो परिमेय होगा, वर्गमूल सॉल्व नहीं हो रहा तो अपरिमेय। ठीक है, चलिए, तो इससे बेस्ट एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे एक थ्योरम जो पढ़ा था 1.3 उसको रिवाइज करके फिर नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं परिमेय नहीं पूछ रहा, मैं रेशनल नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा परिमेय नहीं है, मतलब कौन सा अपरिमेय,
जो इरेशनल है वही आपका आंसर है, नॉट अ रेशनल, जो रेशनल नहीं हो, जो परिमेय नहीं है। तो सारे ऑप्शन को आप सॉल्व करके देखिए, ऐसे जो परिमेय नहीं है ना वो साफ दिख रहा है, जो परिमेय नहीं है वो साफ ऑप्शन में दिख रहा है कि कौन सा परिमेय नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, बस हड़बड़ी मत करना, ठीक है, बिल्कुल टाइम लो। हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करने पड़े। आप क्या करोगे, देखो भाई कुछ हिंट दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, आप ऐड करके देखिए, उसके बाद सोचो, बिना ऐड किए हुए मत करो, ठीक है, उसको ऐड करके देखो। ऑप्शन बी को देखो, फिर ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी में घनमूल है, जिससे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन सी में घनमूल लिखा गया, ऑप्शन डी 9 गुना 16 लिखा गया। ठीक ठीक है, तो 14 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। अच्छा, मुझे काफी रेगुलर वाले बच्चे दिख रहे हो कि आप लेट हो रहे हैं, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करिए, इवन 7 बजे के पहले ज्वाइन करो, ठीक है। तो वो भी रुकेंगे लास्ट के 20 सेकेंड, 20 सेकेंड रुके। 17 आंसर आ चुके हैं, नाइस। अगर समय चाहिए तो बताना, क्योंकि हो सकता है इसमें ऑप्शन को चेक करने पड़ रहे हो ज्यादा। लास्ट 15 आंसर ऐसे आए हैं काफी सारे बच्चों के, नाइस। 22 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और अभी जाइए, अदरवाइज फिर नेटवर्क इशू की वजह से आप नहीं कर पाते हो। लास्ट 10 सेकेंड है और अभी आपके पास लास्ट 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, मैं इसको एंड कर रहा हूँ और अभी समझते हैं इस क्वेश्चन। तो टोटल आंसर आए हैं 25। 25 में कितने कितने, 4, 15, 2, 4, मतलब 4 बच्चों ने ये आंसर किया, 15 बच्चों ने, 2 बच्चों ने, और ऑप्शन डी कौन कितने बच्चों ने किया है, ऑप्शन डी 4 बच्चों ने किया है। ये मैंने नंबर लिख दिया, कितने कितने क्या बच्चों ने आंसर किया। तो अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो मिक्स आंसर आया ना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा, चैट में ऑन कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं देख कर मुझे क्या लग रहा है, मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ऑप्शन ए को देखिए, तो ऑप्शन ए में वर्गमूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5+11। 5 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 और 11 को जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा। 16 एक पूर्ण वर्ग है क्या, बताइए। 16 एक पूर्ण वर्ग है, यस। 4 का 4 चौके 16, तो कहेंगे सर ये पूर्ण वर्ग है 16, ठीक है। तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर ये जो भी नंबर है √16 किसका है, 4 का वर्ग है, तो ये बन जाएगा आपका 4। इसका मतलब ये जो है 4/1 है और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। हमें क्या बताना, जो परिमेय नहीं, तो ये तो परिमेय है ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, मतलब इन 4 बच्चों के आंसर तो गलत है। जिन्होंने भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से सीखोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 3√3। वर्गमूल के अंदर क्या है, 3। 3 पूर्ण वर्ग है क्या, किसी दो नंबर को, दो सेम नंबर को गुना करके 3 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। 3 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब आपको कि सर ये वर्गमूल वर्गमूल ही रहेगा, 3√3 3√3 रहेगा। इसका मतलब यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो कहेंगे सर 3 वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय है। अपरिमेय होने का मतलब परिमेय नहीं हुआ, परिमेय नहीं हुआ तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 15 बच्चों ने किया था बिल्कुल सही किया था। क्लियर, ये समझ में आया, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ओके, समझ में रहे, अभी तो समझा रहा हूँ। पुनीत के नाम से जो बच्चे हो, समझ में आया अभी, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप माइक ऑन करोगे अपना, पहले तो अपना माइक ऑन कर लो, माइक ऑन करिए। मुझे बताइए वर्गमूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, माइक ऑन करके बताओ। पुनीत के आईडी से बच्चों प्लीज अपना माइक ऑन करिए, बताइए। 11 और 5 है ना, 11 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11 और 5 के बीच में एडिशन है, तो जोड़ दीजिए तो 16 मिलेगा। 16 क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4,
4 गुना 4 से ये 4 बन जाएगा और ये बन गया 4/1, तो ये परिमेय हो गया ना, परिमेय हो गया तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन बी तो समझ में है। यहाँ पर हम कहेंगे सर 3 में से किसी का माइक ऑन है? सोनिया आप माइक माइक ऑन नहीं होता, कोई बात नहीं, चल ठीक है। तो अभी समझने की कोशिश करना और बता, पहला ऑप्शन समझ में आया? ऑप्शन ए क्लियर है आपका अभी? यस सर। ठीक है, अब ऑप्शन बी पे आते हैं। 3√3 है, तो 3√3 में वर्गमूल के अंदर 3 लिखा हुआ है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ये कभी सॉल्व नहीं होगा आपका, ये √3 का √3 ही रहेगा। आप इसको p/q के रूप में लिखोगे भी तो आप ऐसे लिखोगे ना p/q, जहां पर √3 पूर्णांक नहीं दिख रहा तो हम कहेंगे सर ये अपरिमेय है, जो कि परिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय पहचानना था। ठीक है, ऑप्शन सी को अगर देखें तो √64, अच्छा ये वर्गमूल नहीं है, ये घनमूल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 में लिखा हुआ है। तो 64 को लिख सकते हैं क्या 4 गुना 4 गुना 4? बताइए 4 गुना 4 गुना 4, यहाँ से 4 का जोड़ा बन गया, आपको के साथ 4 3 बार गुना में है, यानी कि 1 बार 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बार 4 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये बन गया 4/1 और यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी को देखिए, तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है वर्गमूल। 9 को आप लिख सकते हो सर 3 गुना 3, 16 को लिख सकते हो 4 गुना 4, जोड़ा बन गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर 3 गुना 3 में से एक 3 निकल के बाहर आ जाएगा, 4 गुना 4 में से एक 4 निकल कर बाहर आ जाएगा और ये 12 बन गया, और 12/12 1/1 बन जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या दिख गया। तो ऑप्शन नंबर डी भी परिमेय परिमेय है, यानी अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन ए सी डी गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर? हमें पहचानना क्या था? जो परिमेय नहीं है। तो ऑप्शन ए परिमेय है, ऑप्शन सी परिमेय है, ऑप्शन डी परिमेय। क्लियर? बाकी बच्चे बताओ। तो 15 बच्चों के आंसर सही हुए इसमें, कोई बात नहीं, जिनका गलत भी हुआ बस समझना है। ओके, अभी आते हैं अगले क्लास, पिछले क्लास में जो हमने टॉपिक सीखा था ना, उसको एक बार रिकॉल करते हैं, थ्योरम जो सिखाया था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो थ्योरम सीखना है उसमें वो इंपॉर्टेंट है, यूज आएगा। देखो एक थ्योरम आपको बताया गया था 1.3, तो 1.3 थ्योरम में प्रमेय में क्या था? बोला गया था कि p एक अगर अभाज्य संख्या है, फिर से रिपीट करो, जरूरी है कि p हमारे पास एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, यानी प्राइम नंबर हो। अगर प्राइम नंबर p किसी पूर्ण वर्ग a² को डिवाइड करता है, अगर a² को विभाजित करती है, अगर इसको डिवाइड करता है, तो यहां से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे सर हमेशा ऐसा होगा, यही p जो होगा एक और नंबर को डिवाइड करेगा, उसको भी डिवाइड करेगा, और वो नंबर कौन सा होगा ये आप लोग मुझे बताइए। a को भी डिवाइड करेगा, यानी a² के वर्गमूल को भी डिवाइड करेगा। तो a² का वर्गमूल कितना होगा? a² का वर्गमूल a होगा। ठीक है, तो आपको सर a² का वर्गमूल a होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे a। तो p अगर a² को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसको हम कई बार यूज करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं पूछूं m² का वर्गमूल, क्या बोलोगे? m² का जो वर्गमूल होगा सर m होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर p को एक 2, चलो मैं कोई नंबर ही ले लेता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि 5, यदि x² को डिवाइड करता है या विभाजित करता है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन क्या लिखेंगे? 5 x को भी विभाजित करेगा, x को भी डिवाइड करेगा सर, x² के वर्गमूल को भी x को भी डिवाइड करेगा, ये x को भी विभाजित करेगा, बस इतना। तो यही हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज ये यूज करेंगे, पहला चीज समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा चीज, अब आगे बढ़े। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास नंबर ऐसा लिखा हुआ है x बराबर 3 गुना m, या चलो ऐसे रहने दो, अगर मैं लिख रहा हूँ, मान लो एक नंबर 10 लिया, 10 को आप लिख सकते हो 2 गुना 5, 10 को अगर मैं ब्रेक कर तो लिख सकता हूँ ना 2 गुना 5। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल रहा है सर 10 को अगर हम लोग ब्रेक किए तो 2 और 5 उसका गुणनखंड है, फैक्टर है। ठीक है, 10 का फैक्टर 2 और 5 है, मतलब 10 जो होगा वो 2 से भी कट जाएगा, मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? 10 जो है 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि दोनों इसके फैक्टर आ रहे हैं। क्लियर? तो 2 के टेबल में भी 10 आएगा, 5 के टेबल में भी। क्या बोल रहे हो सर? स्क्रीन नहीं दिख रही।
स्क्रीन तो दिख रही होगी, एक सेकंड, एक सेकंड, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं ना एक बार स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट करता हूँ। फिर से अगर स्क्रीन प्रेजेंट होगा तो मुझे बताना बस। अभी दिख रही है क्या? अभी ठीक है? ठीक है। तो यहां से बोल सकते सर 10 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या दिख रहे हैं, 2 और 5। तो 10 जो है 2 और 5 दोनों ही से कट जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 21, 21 में लिखोगे सर 3 इंटू 7। तो 21 में अगर आपको फैक्टर 3 और 7 दिख रहे हैं, मतलब 21 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 21 जो है 3 और 7 दोनों ही से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है इतना? बताइए, ये क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस, ठीक है। अभी आते हैं, प्रिंसेस में प्रॉब्लम आ रही है क्या, कुछ तो इशू हो रहा है। एक सेकंड, थोड़ा वेट करना है आपको, आज कुछ तो इशू हो रहा है, मैं चेक कर। ठीक है, अभी सही है। ठीक है, तो यहां से हमने ये समझा जो भी सर फैक्टर आएंगे वो उसके गुणनखंड होंगे। तो अगर मैं वेरिएबल के फॉर्म में लिख दूं, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू 2 × m², इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? Shit, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम आज हो रही है, जो मैं लिख रहा हूँ ना वो शायद आपको विजिबल हो नहीं रही है। चलो वेट करो थोड़ा, मैं देख ले रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, अभी नहीं दिख रही होगी। अभी सही है। ठीक है, एक से, ठीक है। यहां से देखो, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू 2 × m², तो हम क्या कह सकते हैं? एक्स जो होगा वो सर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 2 क्या एक फैक्टर है, एक्स का एक गुणनखंड 2 है, तो हम कह सकते हैं एक्स जो है सर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ m इक्वल टू 5 × p², तो m जो है कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? 26 5 से। 5 पी से, p² से भी होगा और 5 से भी होगा। ठीक है, 5 से भी होगा। तो नंबर की बात करेंगे तो 5। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 13c², तो x कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा? नंबर की बात कर रहा हूँ। सर 13 13 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो जो नंबर यहाँ दिख रहा है ना आपको, सर x इक्वल टू 13c² है, तो 13 से तो कटेगा ही, 13 का गुना है वो। स्क्रीन दिख रही है? अभी तो दिख रही है, अगर स्टॉप होगा मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। अभी दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, मैं कह रहा हूँ एक्स जो है, चलो इसके आगे कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, थ्योरम आपका क्या कहता है? सिंपली आपका थ्योरम 1.4 में आपके बुक में लिखा रहेगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो √2, √3, √7, ये जितने भी नंबर आपके पास होते हैं, √2, √3, √7, √5, √11, ये सारे वर्गमूल के अंदर जितने भी नंबर दिख रहे हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसी को आपको प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में कि इसको प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, 3 नंबर में आएगा और हर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सीखना, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेडिंग लगाकर अभी मैं जो भी चीज समझा रहा हूँ ना, अच्छे से समझिएगा, कुछ भी लिखो मत अपने कॉपी में। मैं बिल्कुल टाइम दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसके नोट्स बना लेना, अभी समझने की कोशिश कर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या क्या चीजें लिखेंगे ताकि हम प्रूफ कर पाए कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करने का एक तरीका होता है विरोधाभास, है ना? विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब क्या होता है? आपने शायद कुछ बच्चों ने पहली बार सुना होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? मान लो यहाँ पर मैं 2 बच्चे का नाम ले रहा हूँ, एक बच्चे का नाम है ए और एक बच्चे का नाम है बी, 2 बच्चे। अब मैंने मान लो पूछा कोई भी
चीज, कोई भी एक यस नो क्वेश्चन पूछा, जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आज संडे है क्या, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आज संडे है क्या, तो ए ने बोला आज संडे है, बी ने बोला नो सर आज संडे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास बोल रहे हैं, मतलब दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एक ही चीज का स्टेटमेंट अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, इनमें इससे क्या पता चल रहा है, कोई एक तो गलत बोल रहा है, चाहे ए चाहे बी। समझ में आया? तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब समझ में आया, विरोधाभास क्या होता है कि एक ही चीज का दो अलग अलग उत्तर मिलना, यस और नो। ठीक है, तो इसको कहेंगे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, मतलब सही कोई ना कोई एक तो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यहां से अब अगर एक फैक्ट मुझे पता चल गया कि आज संडे नहीं है, इसका मतलब जो भी बोल रहा हो या संडे है वो झूठ बोल रहा है, यही पता चलेगा ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, इसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में, ये तो हो गया सिंपल सी हमारी बातचीत। तो इसको लैंग्वेज हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे यूज करेंगे समझिएगा, कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे अब तरीका देखिए, अभी कुछ भी लिखना मत, ध्यान से समझते रहिएगा। हम सबसे पहले मान लेते हैं, हमें पता है कि रूट टू तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लिया लेट कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप उल्टा मान लो प्रूफ करने के लिए, उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे कि हमने जो माना था ना वो गलत माना था। तो गलत माना था तो परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय हो जाएगा, ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। तो रूट टू एक परिमेय संख्या है ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं रूट टू इक्वल टू कोई भी परिमेय संख्या को आप ए बटा बी के रूप में लिख सकते हो, जहां पर ए और बी आपको इतना पता है कि ए और बी पूर्णांक होते हैं, या पी बटा क्यू लिख सकते हो, हम ए बटा बी यूज कर रहे हैं तो ए बटा बी या पी बटा क्यू कुछ भी लिख सकते हो। तो ए बटा बी के रूप में आपने अगर लिखा तो ए बटा बी के रूप में लिखा, पी और क्यू ए और बी पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक के जगह पर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए और बी सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य का कंसेप्ट आपको पढ़ा रखा है, सहअभाज्य संख्या क्या होगा, को प्राइम नंबर, ऐसा नंबर कि ए और बी में कुछ कॉमन ना मिले। ठीक है, कोई ऐसा नंबर ना हो जो ए को भी डिवाइड कर दे और बी को भी डिवाइड कर दे, कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी सहअभाज्य यानी को प्राइम है, तो एचसीएफ कितना होगा ए और बी का, ये मुझे बताइए। सर 1 1 होगा, ये पढ़ा रखा है ना, 1 होगा क्योंकि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए और बी को सहअभाज्य मान लिया, जहां पर एक चीज और आप लिखना कि बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ के बाद क्या करते हैं, इसको बी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट टू इक्वल टू ए बाई बी है तो रूट टू बी इक्वल टू ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ एम इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इतना क्लियर। अब अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, इसके बाद आपको लिखना है वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग करते दोनों तरफ, तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो रूट टू पी का वर्ग कितना होगा, रूट टू बी का वर्ग कितना होगा, ये मुझे बताइए। 2b नहीं, 4 यहाँ अब चलो यहाँ पर समझाता हूँ आप, एक सेकंड। हाँ, रूट टू बी, देखो आप बोलोगे सर रूट टू, इस तरफ मैं लिख के बता रहा हूँ, आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। हाँ ठीक है, इधर भी आपने स्क्वायर किया और इधर भी आपने स्क्वायर किया। अब इसका मतलब स्क्वायर कहने का मतलब एक्स का वर्ग करने का मतलब एक्स को 2 बार गुना करना, तो यानी कि हम लिख सकते हैं रूट टू बी इंटू रूट टू बी, और इधर तो ए स्क्वायर है। अब रूट टू इंटू रूट टू जब 2 बार गुना होता है ना, इसको समझिएगा, रूट टू इंटू रूट टू जब गुना होगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 और ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो रूट टू से रूट टू गुना होकर के 2 मिलता है और ये बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस स्टेप के बाद सीधे हम ये लिखेंगे। ठीक है, इतना स्टेप्स नहीं लिखते। मुझे बताओ अगर मैं कभी ऐसा आपसे पूछूं, मैं कभी आपसे ऐसे पूछूं रूट 5 का वर्ग कितना होगा, 5 5 अगर मैं बोल रहा हूँ रूट 7 का वर्ग कितना होगा, 7 अगर मैं पूछ रहा हूँ रूट 3m का वर्ग कितना होगा, तो रूट 3 का 3 होगा और m का m स्क्वायर हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3m नहीं 3m स्क्वायर, क्योंकि वर्ग सिर्फ 3 पर था। ठीक है ना, वर्ग में पूरे पर नहीं लगाया था ना। अगर मैं लिखूं रूट 11
एक्स, इसका वर्ग कितना होगा? √11x। 11x स्क्वायर। 11x। 11x²। तो √11 पे रूट है, तो वो 11 बन जाएगा, और एक्स पे रूट नहीं था तो x² बन जाएगा। ठीक है, एक्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 11x², कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, एक सारी चीजों को कंक्लूड करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर, अगर हमने वर्ग किया दोनों तरफ तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, √2 का वर्ग किया तो 2 मिला, b का वर्ग किया तो b² मिला, और a का वर्ग किया तो a² मिला। तो 2b² इक्वल टू a²। ठीक, तो यहां से देखो, इसको उल्टा करके ऐसा लिख सकते हैं, a² इज इक्वल टू 2b²। बताइए, अब यहां से Yes, एक sir. कंक्लूजन निकल रहा है, ये लिखना मत, ये सारी जो मैं लिख रहा हूँ ना साइड में, इसको लिखना मत। 2 इंटू b², मतलब हमें दिख रहा है सर a² को अगर हमने ब्रेक किया तो 2 इंटू b² आ रहा है। 2 इंटू b², मतलब a² जो होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। a² का एक मल्टी फैक्टर 2 है ना, तो a² जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप सिंपली ये बोलोगे, इस वाले चीज को देखकर, चाहे तो आप याद करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो। देखो, याद करने के लिए सबसे बेटर है आप इसको ऐसे लिखो, b² इक्वल टू a²/2। ये लिखो, यहां से आपको दिख जाएगा सर a² जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद आप लिखोगे a² 2 से विभाजित हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका फैक्टर है। तो अगर a² 2 से डिवाइड है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक और नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि तो एक प्राइम नंबर है, और वो नंबर कौन सा होगा? सर ए। क्योंकि आपको थ्योरम 1.3 पता है, a² अगर 2 से डिवाइड होगा तो a भी 2 से डिवाइड होगा। a भी जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, a भी 2 से विभाजित होगी। इसको उल्टा मत लिख देना, ये सारी चीज आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको एक लाइन और याद रखना है, अगर a से डिवाइड होगा, a जो है 2 से डिवाइड होगा, तो a का वैल्यू कैसा हो सकता है? a का वैल्यू कुछ कैसा होगा, 2 का गुणज होगा ना, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो 2 का एक मल्टीपल होगा। जैसे कह सकते हैं सर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 8 होगा, मतलब 2 इंटू एम के फॉर्म में होगा। 2 इंटू एम के फॉर्म में होगा, मतलब फिर से समझो, कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड होगा, कोई नंबर 5 से डिवाइड जो कटने वाला नंबर होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर 10, 15, 20, ये सारे 5 से कटने वाले नंबर है। तो 10 को लिख सकते हैं सर 5 गुना 2, 15 को लिख सकते हैं सर 5 गुना 3, 20 को लिख सकते हैं सर 5 गुना 4, मतलब इन जनरल कह सकते हैं 5x के फॉर्म में होगा सर। ऐसा नंबर जो 5 से कटेगा 5 इंटू समथिंग होगा। बताइए, यस सर। कोई नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, जो 7 से कटने वाला नंबर होगा, उसका नेचर कैसा होगा? 7m के रूप में होगा। 7x, 7m, 7 के कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर, अगर a 2 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब a का जो नेचर होगा या a जो संख्या होगी कुछ इस रूप का होगा, 2m के रूप का होगा, a बराबर 2m। ये माना, ऐसा लिख देना, माना a बराबर 2m। यहां तक आपका आधा सॉल्यूशन हुआ है, ये बताइए, यहां तक क्लियर? a बराबर 2m, क्लियर? इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो लाइन आया था ना आपका, इस लाइन को आपको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। ये जो लाइन था आपका, जिसको मैं येलो कर दूं, ठीक है, इस वाले लाइन को आपको इक्वेशन नंबर 1 कहना है। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप 2m से रिपीट कर दो। a इक्वल टू 2m से, यहाँ के बाद तो आगे कुछ किया ही ना, अभी तक यहाँ तक समझ में आया कि a बराबर 2m क्यों लिया? ये बताइए। सर इसको फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, ओके। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ, इसको छोड़िए, अगर मैं कह रहा हूँ कोई नंबर p है या k है जो 5 से डिविजिबल है, जो 5 से कट जाएगा, तो p कैसा रहा होगा? 5 का कुछ मल्टीपल रहा होगा, 5 क्या रहा होगा कुछ। अगर मैं कह रहा हूँ कोई नंबर m है जो 13 से कट रहा है, 13 से विभाजित है, तो वो नंबर 13 के रहा होगा, m 13 के बराबर रहा होगा, मतलब 13 का कोई मल्टीपल रहा होगा, 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, k का वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन 13 तो आएगा ही आएगा। अगर कोई नंबर x है जो 11 से डिविजिबल है, तो उसका नेचर कैसा होगा मुझे बताओ, आप ही माइक ऑन करके बताओ। 12x। 11x मतलब 11 के मल्टीपल में रहेगा, 11x, 11y, 11 के कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं।
तो यानी कि आप कह रहे हो सर ए अगर 2 से डिविजिबल है तो यानी ए का जो वैल्यू रहेगा वो 2m के रूप में रहेगा। ये समझ में आया अभी? बता दीजिए। यस सर। ठीक है, तो Yes, यहाँ से sir. आप बोलोगे सर माना ए का वैल्यू 2m के बराबर, क्योंकि ए 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप क्या करोगे सर, इक्वेशन नंबर 1 इसको माना ही था। अब इस वाले वैल्यू को a बराबर 2m समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के बाद आप ऐसे लिखिए, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2b² तो 2b² रहेगा, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2m है, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 2m का होल स्क्वायर। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं 2b² इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, a का वैल्यू 2m है, a स्क्वायर का वैल्यू 2m का Yes, स्क्वायर sir. रहेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं 2b² इज इक्वल टू 2 का वर्ग 4m², 4m²। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो b² का वैल्यू क्या आया, b² इक्वल टू 4/2m², यानी हम कह सकते हैं सर b² जो आ रहा है वो 2m² आ रहा है। क्लियर, b² जो 2m² आ रहा है। इसके जब क्या आप क्या बोल सकते हो, b² में 2 दिख रहा है सर, b² में 2 दिख रहा है, b² मतलब 2 इंटू m²। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, इसलिए b² जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। बताओ, यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, मुझे बताओ इतना क्लियर है? बताओ। यस सर। तो यहाँ से मुझे पता चला सर b² जो है 2 से डिविजिबल। अगर b² 2 से डिवाइड हो जाएगा तो एक कंक्लूजन क्या लिखेंगे, b भी 2 से विभाजित होगा, 2 b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, थ्योरम 1.3 को यूज किया। अब यहाँ पर आपको 2 लाइन को बड़ा ध्यान से देखना है। एक लाइन ये देखो जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बी भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये दोनों जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है, ए और बी दोनों ही 2 से डिविजिबल है, जबकि ए और बी को क्या माना था हमने, ए और बी को तो सहभाज्य माना था। तो कोई सहभाज्य संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या दोनों? बताइए, HCF No, 1 होना sir. चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो, यहां से हमने बोला ए, यहां से अतः हमने ये देखा कि ए और बी दोनों 2 से, देखो लैंग्वेज आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, जो लिखना जो लिखना वही लिखना, 2 से विभाजित है, हमने ये देखा। जबकि यहां पर ऐसा लिख देना, जबकि ए और बी सहअभाज्य है, ए और बी तो सहअभाज्य है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसी को विरोधाभास कहेंगे कि ए और बी सहअभाज्य, तब तो होना नहीं चाहिए था ऐसा। तो यह विरोधाभास, यह कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा लिख देना आप एग्जाम में, यह विरोधाभास, आपको ये लैंग्वेज लिखना होता है एग्जाम में, इसलिए मिला या इसलिए प्राप्त हुआ या इसलिए आया क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी या हमने गलत मान लिया था, कुछ भी लिख दो। ठीक है, हमने गलत माना था, हमने गलत माना था। क्या गलत माना था? नहीं, स्क्रीन दिख रही है। माना था कि √2 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय, सॉरी √2 परिमेय माना था ना, √2 परिमेय, हमने तो ये माना था कि √2 परिमेय। ठीक है, तो हमने माना था कि √2 परिमेय, तो ये गलत मान लिया था। अब अगर ये बोल रहे कि हम लोग √2 परिमेय माना था, ये गलत है, इसका मतलब √2 कैसा रहा होगा, √2 अपरिमेय रहा होगा। तो अतः लिख सकते हैं, अतः इसलिए √2 क्या रहा होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या रहा, अपरिमेय। बस ये समझ में आया क्या? सर हम a इज इक्वल टू 2m का भी स्क्वायर करके फिर कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को? फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? a इक्वल टू 2m तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। सर a इज इक्वल टू 2m का भी हम स्क्वायर करके फिर कर सकते हैं ना इसको?
ए इक्वल टू 2m का रूट किया तो एक को देखो यहाँ पर वही किया, एक स्टेप शायद आप यहाँ पर सोच रहे हो ना मिस कर दिया, चलो मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक स्टेप ये मिस हुआ है। आप बोल दो ए इक्वल टू 2m है, तो ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर होगा, ये क्लियर? सर ठीक है, ए का वैल्यू होगा 2m है, तो एक सेकंड सर अब 20 स्क्रीन रुकी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर हो गया। अब यही ए स्क्वायर का मान मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब पुट किया तो क्या आया, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2b स्क्वायर और ए स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर है। ठीक है, तो एक स्टेप ये ऐसे भी लिख सकते हो, वही कह रहा हूँ, लिखने का तरीका थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, बाकी चीजें से। क्लियर हुआ? ओके सर। कोई डाउट है तो बताइए। नहीं? ठीक है, अब No, देखो यहाँ sir. पर मैं फिर से यहाँ पर समझते हैं क्या क्या हमारे पास प्रोसेस हुआ है। ठीक है, पहले क्या किया हमने सिंपली बोला सर √2 को अपरिमेय प्रूफ करना है, तो √2 को परिमेय मान लिया, जहां पर a बटा b के रूप में लिख दिया, और ये सहभाज्य संख्या है। पहला स्टेप तक हमने यहाँ तक ये किया। ठीक है, b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेशन कहता है। √2b इक्वल टू b के बराबर आ गया, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से स्क्वायरिंग किया, सेकंड स्टेप में स्क्वायरिंग करेंगे, 2b स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर के बराबर आया, b स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर बाई 2 आया। इस वाले इक्वेशन को समीकरण नंबर 1 मान। अब बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर बाई 2 को देखकर हमने कहा ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ए अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ए का वैल्यू 2m के बराबर होगा, ए का वैल्यू 2m के बराबर होगा। ए का वैल्यू अगर 2m है तो ए स्क्वायर का वैल्यू 4m स्क्वायर हो जाएगा, जो कि समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1 में जैसे ही पुट करोगे तो आपका आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद, एक सेकंड, समीकरण 1 में पुट करने के बाद आया 2b स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, वहां से आपको मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बी अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यहीं पर दो लाइन को आपको देखना है ध्यान से कि सर ए भी 2 से डिवाइड होगा, बी भी 2 से डिवाइड होगा, जबकि अगर ये सहभाज्य है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि √2 को परिमेय मान लिया था, तो √2 परिमेय अगर नहीं है तो √2 अपरिमेय होगा। बस ये प्रोसेस होता है आपको प्रूफ करने का। ठीक है, और एक दूसरे उदाहरण से करें। चलो, इस पेज की आपने स्क्रीनशॉट लिया क्या, बताइए। पहले इस पेज की स्क्रीनशॉट लो, कितना पहले इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो, लेके मुझे बताओ। ले लिया? उसके बाद इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सेकंड है। Yes, ठीक sir. है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा। और फाइनली इतना लिखना है आप। ठीक है, चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब मान लो आपके पास आ गया √5, √7, √11, प्रोसेस सेम होगा, बस यहाँ पर आपको क्या क्या चीज लिखनी है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से आते हैं, अगर आपको प्रूफ करना है √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, आप क्या क्या लिखोगे, देखो प्रॉपर अभी लिख के आपको मिल जाएगा। ये नहीं लिखना है आपको चरण 1, चरण 2, चरण 3, ये बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। पहले स्टेप में स्टेप वाइज आप याद करो, माना √5 एक परिमेय संख्या है। स्टेप 1 में आप इतना ही लिखोगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो ये a बटा b के रूप में होगा, जहां पर a और b सहअभाज्य संख्या आपको लिखना होगा। एक सेकंड, ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे सर a और b सहअभाज्य संख्याएं रही होंगी, सहअभाज्य संख्या, यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो कोप्राइम, और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहां से आपको मिल जाएगा √5b इज इक्वल टू कितना, a। ठीक है, √5b इज इक्वल टू a। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दे तो क्या मिलेगा, सेकंड स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी सभी बच्चों को दिख रही है क्या? पुनीत बार बार लिख रहे हैं, बाकी बच्चे मुझे बताओ, अरे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. तो जिनको नहीं दिख रही ना, एक दो बच्चे फिर लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सभी तो सही है। एक दो बार रुक रहा है, जहां तक रुक रहा है मुझे पता है, थोड़ी सी इशू हो रही है, लेकिन इन जनरल दिख रहा है स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा।
ठीक है। रूट 5 भी अगर a के बराबर है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा? आप कहोगे सर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 मिल जाएगा, b का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इसी वाले समीकरण को आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हो। यहां से हम कह सकते हैं सर a स्क्वायर को आप अगर ध्यान से देखो तो यह 5 गुना b स्क्वायर, 5 गुना b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मल्टीपल में एक 5 दिख रहा है, मतलब हम कह सकते हैं प्रमेय 1.3 को यूज करके यहीं पर आप लिखोगे सर a स्क्वायर जो होगा वो 5 से डिविजिबल है, a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं लिखना है यहाँ पर, यहीं पे आप गलती कर सकते हो बस। a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ से हम एक चीज और लिखेंगे सर a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से विभाजित हो जाएगा, a भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सर इतना स्क्रीन नहीं दिखती। स्क्रीन सही है जहां तक मैं देख रहा हूँ, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगी जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अभी बिल्कुल देखो, मैं साथ के साथ ना आपके मैं फोन से भी ज्वाइन रहता हूँ, मेरे सामने प्रेजेंट है, स्क्रीन बिल्कुल सही है। अगर प्रॉब्लम होगी मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम मुझे बताइए a का वैल्यू हम ले सकते हैं क्या कि 5m के बराबर रहा होगा सर, a का वैल्यू 5m रहा होगा कुछ ऐसा। यस सर। तो a क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा तो a का वैल्यू 5m रहेगा, 5 का कोई मल्टीपल रहेगा, 5 का कोई गुणज रहेगा। ठीक है, अब a का वैल्यू जो 5m है वो कहाँ पर पुट करेंगे बताओ। इस स्टेप के बाद आप क्या करते हो, a का वैल्यू 5m आप वापस से समीकरण 1 में पुट करते हो। ठीक है, तो a का वैल्यू 5m समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में जब आप पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इसके बाद के स्टेप में आप लिखोगे सर हमारा समीकरण एक 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, देखो ये वाला लिखा हुआ है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से माना a का वैल्यू 5m समीकरण 1 में आप पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो, a का वैल्यू 5m है तो a स्क्वायर का वैल्यू 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ऐसा ही बोल रहे थे ना पिछले बार, तो a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ नहीं से मिल जाएगा, यहाँ से 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। ठीक है, ये मिलता है, यानी कि यहाँ से सॉल्व करिए आपको मिल जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर बाई 5 यानी 5m स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हमको यहाँ से एक चीज मिल रहा है सर b स्क्वायर जो है वो 5m स्क्वायर के बराबर है, ये दिख गया मुझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब b स्क्वायर अगर 5m स्क्वायर के बराबर है तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि b स्क्वायर का मल्टीपल एक 5 दिख रहा है सर। ठीक है, तो b स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, b स्क्वायर किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 दिख रहा है ना उसमें, तो आपको सर b स्क्वायर जो होगा 5 से विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विभाजित है। अब b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, b भी 5 से विभाजित हो जाएगा, थ्योरम नंबर 1.3 जो कहता था, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ के बाद हमें दो स्टेटमेंट को लेना है, हमें एक तो दिख रहा है यहाँ पर, एक स्टेटमेंट ये वाले को देखना है, ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिखा b भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं हमें दिख रहा था a और b दोनों 5 से डिविजिबल है, a और b दोनों 5 से डिविजिबल है, अतः a और b का सार गुणनखंड 5 है। इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस पहला वाला ये वाला लैंग्वेज लिख देना। ठीक है, a और b दोनों 5 से डिविजिबल है, अतः a और b सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर सहअभाज्य होगा तब तो एक आना चाहिए कॉमन फैक्टर, है ना, सार गुणनखंड एक आना चाहिए, तो यहाँ से पता चल रहा है सहअभाज्य नहीं है, जबकि ये तो विरोधाभास है, क्योंकि हमने पहले ही में पहला स्टेप में लिखा था कि a और b सहअभाज्य है। तो आप इतना सारी चीज लिख दीजिएगा, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना की थी, हमने गलत मान लिया था। लैंग्वेज जरूर नहीं कि सेम लिखो, आप सिंपल लिख सकते हो कि हमने गलत मान लिया था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अगर जो माना था वो गलत है, परिमेय नहीं है, इसका मतलब रूट 5 अपरिमेय रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करो। क्लियर? यस सर।
तो मुझे बताओ, देखो एक बार में हो सकता है कुछ चीजें यहाँ पर डाउट रहा होगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करिएगा पूरा लैंग्वेज के साथ। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में, जो अगले साल होगी, बोर्ड एग्जाम में या फिर सेंटर जो भी प्री बोर्ड होगा या फिर आपके अभी हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। चाहे आपसे बोला जाए कि रूट 2 को प्रूफ कीजिए, चाहे आपसे पूछा जाए रूट 5 को प्रूफ कीजिए, रूट 7 को प्रूफ कीजिए, रूट 13 को प्रूफ कीजिए, रूट 3 को प्रूफ कीजिए, पूछा ही जाएगा। हाँ एक पेज पे, हाँ पेज सारी मैं दिखा रहा हूँ। पहले मुझे बताइए, क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। सभी बच्चे, सिर्फ Yes, आपकी sir. सभी लोगों से, ठीक है। तो अभी आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके पूरी पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला पेज ये है, फिर ये लाइन जो आपने बोली, हाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट लाइन ना बिल्कुल बता रहा हूँ। पहले इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लो, ये पहला पेज है, ठीक है, ये ले लिया, क्योंकि शायद नोट नहीं कर पाओगे, पहले इस पेज के स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद ये सेकंड पेज है, यहाँ पर आपको इस पेज के स्क्रीनशॉट लेना, ये सेकंड है हमारे पास, इसको आप नोट डाउन कर लेना। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा ये वाला पेज है, थर्ड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलो ना इसमें डाउट है, चलो इसको देखो। इसमें सिंपली यही बोला पुनीत, मैंने बोला ए, मैंने देखा कि सर ए एक संख्या थी, ए और बी दोनों ही 5 से डिविजिबल है। देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आए थे, एक स्टेटमेंट यहाँ आया बी 5 से डिविजिबल है, इसके पहले आया था ए 5 से डिविजिबल। तो ए और बी दोनों का डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर यानी सार गुणनखंड 5 है, जबकि ए और बी तो सहभाज्य है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। और ए और बी अगर सहभाज्य 5 कॉमन फैक्टर है, ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 है, इसका मतलब है तो सहभाज्य यानी कोप्राइम नहीं होगा, जबकि हमने तो माना था कि कॉमन वो सहभाज्य है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, एक बार आप कह रहे हो सहभाज्य है जबकि वो सहभाज्य नहीं, ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए बस मिल रहा है ना, क्योंकि हमने रूट 2 को या रूट 5 को परिमेय मान लिया था, ठीक है, जो कि गलत है, इसलिए वो अपरिमेय है। बस यही आपका एक तरीका होता है कॉन्ट्रडिक्शन को यूज करके प्रूफ करने का, क्लियर। तो इस तरीके से आप प्रूफ करते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है, इसके अलावा भी और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो अगले क्लास में करेंगे। उसके पहले कुछ चीजें आप नोट करिए, जैसे कुछ चीजें ये है। अच्छा मुझे पहले ना आप लोग अपना कैमरा ऑन करा कर अपना नोट्स दिखाइए, कितना आप किस तरीके से लिखे हो, कैमरा ऑन करिए और दिखाइए जितना भी आप नोट्स बनाए हो। लिखा है साथ के साथ किसी ने? यस और नो? तो स्वाति ने लिखा है, बढ़िया। ये मुझे स्वाति का कॉपी दिख रहा है, नाइस, काफी अच्छे तरीके से आपने लिखा है। अभी ज्योति कृष्ण के नाम से जो बच्चे हो आपका, एक सेकंड अभी कैमरा ऑन ही रखना, बढ़िया, नाइस। तो इस चीज को ना आपने लिखा तो काफी बढ़िया है, इसको आप शेयर कर लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के या फिर आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो उससे आप जरूर कर लेना, बढ़िया। खुशी का दिख रहा है मुझे, नाइस, बढ़िया, आपने काफी अच्छे तरीके से लिखा है खुशी, बढ़िया। और किसी का? ठीक है, और किसी को कॉपी चेक कराना है? गौरव के आईडी से बच्चे हो, आपका मुझे कॉपी दिख रहा है, बढ़िया, आपने नोट्स बनाए हैं, हाँ काफी अच्छे तरीके से आपने तो नोट्स बना लिया, आपको तो शेयर करने की जरूरत नहीं। अभी मैं कैमरा, चलो ठीक है, अभी रॉयल के आईडी से बच्चे हो, हाँ आपने भी काफी बढ़िया लिख लिया, काफी फास्ट लिख रहे हैं आप। अच्छा आप इंग्लिश में लिख रहे हो, बढ़िया, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप, यानी क्लास में कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर कुछ ना आपको और इम्पोर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूँ, जिसको यूज करके आप पता कर लोगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। जैसे देखो, अगर मैं आर लिख रहा हूँ, आर लिखने का मतलब मैं परिमेय संख्या की बात करूंगा, रेशनल होता है ना, इसलिए परिमेय का मतलब रेशनल। अगर मैं आई लिख रहा हूँ, आई का मतलब इरेशनल यानी अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, सर कभी भी अगर हम एक परिमेय संख्या को, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ अगर जोड़ दे, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा, वो
हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। रेशनल प्लस रेशनल विल ऑलवेज गिव रेशनल, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या को 2/5 को आप 2/3 को आप 8/3 से जोड़िएगा, आपको जो भी मिलेगा वो परिमेय ही मिलेगा, कभी नहीं हो सकता कि अपरिमेय मिल जाए, ठीक है। इवन परिमेय में से परिमेय आप घटाओगे तो भी आपको परिमेय ही मिलेगा, ठीक है। परिमेय में से परिमेय जोड़िए चाहे घटाइए, आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी, अपरिमेय मिलने का कोई चांस नहीं है। ये क्लियर हुआ? बताइए, ये दो चीज समझ में आया? उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है आपको। सर अगर हम एक रेशनल नंबर परिमेय को अगर एक इर्रेशनल यानी अपरिमेय से जोड़ दे तो क्या मिलेगा? परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दे तो हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा, हमेशा अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। या फिर मैं एक रेशनल परिमेय में से अपरिमेय को घटा दूं तो ये इर्रेशनल ही मिलेगा, ठीक है। अपरिमेय को परिमेय से जोड़े तो अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। बस ये चार चीज आप ध्यान रखिएगा। गुना भाग की बातें नहीं कर रहे, अभी बस जोड़ घटाव की बात कर रहे। अब इर्रेशनल और इर्रेशनल का क्या होगा? अगर मैं दोनों अपरिमेय को जोड़ू, दोनों अपरिमेय को घटाऊं, अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ू या अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाऊं तो ये क्या मिलेगा? हम नहीं बता सकते। यहाँ पर अपरिमेय मत करना, हम नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम नहीं बता सकते, यहाँ भी हम नहीं बता सकते कांट से, ठीक है। तो अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे या अपरिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे? नहीं, कुछ भी हो सकता है, पता ही नहीं। जैसे आप √3 को √2 से जोड़ेंगे तो आपको अपरिमेय मिलेगा। एक सेकंड, 4 सेकंड रुकिए। तो √3 को √2 से आप अगर जोड़ोगे तो अपरिमेय मिलेगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ √3 - 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो ऐसे लिख दो आप, 2 - √3 और एक और अपरिमेय संख्या लिख रहा हूँ 2 + √3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, 2 - √3 + 2 + √3। तो ये √3 से √3 खत्म होके आपको 4 मिल जाएगा। देखो, दो अपरिमेय को जोड़ने पर परिमेय मिल गया। तो मिलने को कुछ भी मिल सकता है, अपरिमेय अपरिमेय दोनों, ठीक है। तो इन शॉर्ट इन सभी को अगर हम छोटा करें कि हमें सर याद करने में आसानी हो तो उसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे। आर और आई का मतलब समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, आर और आई का मतलब समझ में आ रहा है? आर मतलब रेशनल, आई मतलब इरेशनल। रेशनल मतलब परिमेय, इरेशनल मतलब अपरिमेय। तो यहां पर बोलोगे रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल। बस 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, इसको मैं मिटा 3 में आपका सारा हो जाएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं चाहे तो आप जोड़िए चाहे घटाइए, परिमेय परिमेय को जोड़ोगे चाहे घटाओ, यहां पर आपका हमेशा परिमेय मिलने वाला है। पर रेशनल और परिमेय और परिमेय अलग 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 आ गया, जोड़िए चाहे घटाइए हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा। अपरिमेय और अपरिमेय अगर आ गया, जोड़िए चाहे घटाइए, हम नहीं बता सकते कांट से, ठीक है। हम नहीं बता सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट हो गया, काफी कम में सारी चीज हो गई, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इस पे बेस्ड और क्वेश्चन अगर मैं आपसे चलो मान लो पूछ लेता हूं, मैं कह रहा हूं x+2, मैं पूछूं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है? x+2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? या नहीं बता सकते? बताइए, x+2 कैसा होगा? देखो, नहीं बता सकते क्योंकि x कैसा है नहीं पता। x पता है क्या? x पता ही नहीं है, वो तो x पे डिपेंड करेगा ना। वेरिएबल से हमेशा सावधान रहना है आप, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं कि x कैसा है। सर x पहले बताओ आप, x कैसा है तब हम बता पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर वेरिएबल से सीखा रहेगा ना तो वहां पर आप सीधे सीधे आंसर मत करो, ठीक है। सोच के आंसर करोगे आप, जैसे कि यहाँ पर आप लिख रहे हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको पहले मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हम नहीं बता सकते, बस क्लास को समाप्त कर रहे, एंड कर रहे, पहले कुछ चीजें देख लो। मैं लिख रहा हूँ x+2 कैसा होगा? परिमेय अपरिमेय?
नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं बोला x+2 और मैं दे दिया कि x कैसा है, परिमेय है, x कैसा है, परिमेय है, अब आंसर क्या होगा? रैशनल। अब आंसर परिमेय होगा, क्योंकि सर x परिमेय है, 2 भी परिमेय है, दो परिमेय को जोड़िएगा, रेशनल प्लस रेशनल परिमेय ही आएगा, परिमेय आएगा। परिमेय के लिए मैं r लिख देता हूँ, ठीक है, परिमेय के लिए मैं r लिख देता हूँ, ठीक है सर। अगर मैं कुछ ऐसा नंबर दे दूं, अगर मैं लिखा √m+2, ये मुझे बताइए कैसा आएगा? √m+2 का आंसर क्या आएगा? अब √m कैसा है नहीं पता, नहीं बता सकते। √m क्या आपको पता है? नहीं बता सकते, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि √m तो मुझे पता ही नहीं है, √m कैसा है, √m कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं बोल दिया कि √m अपरिमेय, अपरिमेय, आप बोलोगे सर √m अपरिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तब तो ये अपरिमेय देगा, ठीक है, तब तो ये अपरिमेय देगा। तो समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो वो डिपेंड करेगा कि वेरिएबल वाला क्वांटिटी कैसा आपको दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड ना और भी क्वेश्चन कर लेंगे अगले क्लास में, उसके बाद कुछ पोल के क्वेश्चन करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं प्रूफिंग वाले, जैसे देखो ऐसा वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है 3√2, है ना, तो ये क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, मिस मत करना। तो ये क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे 3√2। फिर ऐसा वाला क्वेश्चन भी आता है एक, देखो, है ना, कुछ ऐसा कि 5 - √3, ये अपरिमेय है, प्रूफ कीजिए। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ना अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं होमवर्क, देखो आज होमवर्क में लिंक के द्वारा होमवर्क नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पर सभी को प्रूफ करना है कि √7 अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करिएगा और इसका फोटो लेकर मुझे सेंड करना है आपको, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए और सेंड कर दे, मैं चेक कर लूँ। चलो अभी मैं रुक रहा हूँ, कोई डाउट है तो बताइए, अभी कोई डाउट है तो बताइए।